ये उनका है, लेकिन मैं कैप्टन साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और कैप्टन साहब से भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो क्या आज कुछ अपने तौर पे क्या नया लेकर के आए, क्या अपडेट्स हैं और फिर उसके बाद हम बाकायदा जो है उनसे चर्चा करेंगे। कैप्टन साहब। जी हाँ, हाँ, आपने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आज की जैसा कि आपने भी बताया सबसे बड़ी खबर तो यही है कि हिज़्बुल्लाह जो है, फिर से और ज़ोर-शोर से और जोश के साथ इज़राइल के ऊपर हमला कर रहा है। 160 रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन्स उसने दागे थे आज तेल अवीव की तरफ और इज़राइल की जो नेवल बेस है उसके ऊपर। इज़राइल ने ये खबर दी है कि एक नेवल महिला सोल्जर की मौत हो गई है इस हमले में। तो इससे इज़राइल को नुकसान हो रहे हैं। 160 ड्रोन अगर हिज़्बुल्लाह ने फायर किए हैं तो उसका ये अंदाज़ा निकालना चाहिए कि हिज़्बुल्लाह ने अब तक जितने ड्रोन फायर किए हैं उसके बाद भी हिज़्बुल्लाह के पास आज की तारीख में करीबन 12,000 से लेके 8,000 ड्रोन बाकी हैं। तो लड़ाई में सबसे पहले आपका आकलन ये होता है कि दुश्मन के पास शुरुआती दौर में कितने हथियार थे, कितने हथियार वो फायर कर चुका है और अब अगले कुछ दिनों की लड़ाई में वो कितने और हथियार फायर करेगा। तो अगर उसके पास 12,000 या 8,000 भी मान लें, रॉकेट मिसाइल्स और ड्रोन हैं और अगर वो इस तरह से हर रोज 200-400 ड्रोन फायर करता रहे, तो हिज़्बुल्लाह के पास अभी तक काफ़ी बड़े तादाद में अम्यूनिशन, असलाह लड़ाई लड़ने के लिए बाकी है। एक और डेवलपमेंट जो आज हुई है, वो ये है कि अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव अ, शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो तेल अवीव में आए हुए हैं और ज़ाहिर बात है कि आज की जो बातचीत थी वो इस पर नहीं हुई कि अ, अमेरिका किस तरह से और ज़्यादा हथियार देगा इज़राइल को। आज की जो बातचीत अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई थी, उसमें जो अमेरिका का पीस प्लान है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है तेल अवीव में। तो मैं मानता हूँ कि उसका मतलब ये है कि आस्ते-आस्ते नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की जा रही है कि चलो ठीक है, 20 तारीख तक तो 20 जनवरी तक तो जो बाइडेन की कागज़ कलम पर और पेन की ताकत है। लेकिन 20 जनवरी के बाद आप एक नए तरह का सोच के लिए तैयार हो जाओ। तो इस डेवलपमेंट को मैं काफ़ी बेहतरीन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मानता हूँ। क्योंकि अगर कोई ताकत है जो कि इस लड़ाई में शांति प्रपोज़ल, पीस प्रपोज़ल को आगे बढ़ा सकती है, नेतन्याहू के गले उतार सकती है, वो है अमेरिका। जी। मुझे लग रहा है कि ये एक बिल्कुल सही तस्वीर आपने यहाँ पेश की है और यूनुस चौड़वारा साहब ने लिखा है, इजरायली अधिकारी का बयान, हमारी सेना गाजा के ब्लैक चैम्बर में फंसी है, इसको निकालना होगा, नहीं तो ब्लैक चैम्बर में सेना खत्म हो जाएगी। और मुझे लग रहा है ये वही चीज है कैप्टन साहब जो फदील साहब कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि एक घेरने की कोशिश होती है या प्लान या ब्लैक चैम्बर, अगर आप समझा सकें कि ये जो कहा जा रहा है कि वहां फौज फंस गई है, क्या है, इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? थोड़ा सा अगर बताएं कि क्या है ये ब्लैक चैम्बर और वहां कैसे सेना फंसी, कैसे वो निकल सकती है, अगर थोड़ा सा हमें ये बता सकें। इज़राइल के उत्तर में जो बॉर्डर है लेबनान के साथ ब्लू लाइन उसका ऑफिशियल नाम है। उस बॉर्डर के नॉर्थ में है एक नदी जो कि लिटानी रिवर के नाम से जानी जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है, करीबन 900 यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स वहां पर तैनात है, जिसमें भारत के भी सोल्जर्स हैं। इनका काम लड़ाई नहीं है, इनका काम है सिर्फ पुलिसिंग। वहां रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट देते हैं।
कि हिजबुल्लाह की हरकत क्या है और इजराइल की जो आईडीएफ जब नॉर्थ की तरफ जाती है उनकी हरकत क्या है। अब इस लड़ाई के शुरुआती दिनों में इजराइल ने 30,000 यानी 3 डिवीजन फौज को यहां पर तैनात किया हुआ था और इजराइल ने इनको 3 एक्सेस से लिटानी रिवर को क्रॉस कराकर उत्तर में भेजने की कवायद शुरू की हुई है। एक जो एक्सेस ऑफ एडवांस कहते हैं फौजी भाषा में, वो है बेरूत की तरफ। लिटानी रिवर को क्रॉस करो और बेरूत की तरफ एडवांस करो। दूसरा जो एक्सेस ऑफ एडवांस है वो है उत्तर में बेका वैली की तरफ, यानी लिटानी रिवर के उत्तर में जाओ फिर बेका वैली की तरफ जाओ। और तीसरा जो एक्सेस ऑफ एडवांस है वो इजराइल के उत्तर में गोलान हाइट्स है, गोलान की पहाड़ियां, सीरिया बॉर्डर के साथ भी आप समझ लीजिए। गोलान की पहाड़ियों को से आगे बढ़ते हुए सीरिया और लेबनान का जो बॉर्डर है उसको सील कर दो, क्योंकि हथियार तो सीरिया से ही, ईरान से चलते हुए सीरिया और सीरिया से चलते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह को पहुंच रहे हैं। अब लिटानी रिवर के उत्तर में जो है इजराइल की फौज, उनको हिजबुल्लाह ने रोका हुआ है, कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। इस जंग में अलग अलग सूत्र बता रहे हैं कि काफी बड़ी तादाद में इजराइल के टैंक्स, तोप्स, बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के काफी संख्या में आईडीएफ के सोल्जर भी मारे गए हैं। तो फिलहाल जो असॉल्ट है, जो कि बेरूत की तरफ जाना था या बेका वैली की तरफ जाना था, उसे रोक दिया गया है और लिटानी रिवर को बेस बनाकर एक ऐसा बॉक्स तैयार किया जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह उसको क्रॉस करके दक्षिण में इजराइल की तरफ ना आ सके। इसका मिलिट्री असेसमेंट ऐसे है कि हिजबुल्लाह के पास जो समझिए 12,000 रॉकेट अभी भी बचे हुए हैं, इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स की जो रेंज है वो 40 किलोमीटर के आसपास है। इनमें से बहुत कम रॉकेट ऐसे हैं जिनकी रेंज जो है 80 किलोमीटर या ज्यादा है। तो अगर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को लिटानी रिवर के 20 किलोमीटर उत्तर में ही रोक दिया, तो वहां से जो ये 40 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट हैं, ये तेल अवीव तक या हाइफा तक नहीं पहुंच पाते। पूरी सोच ये है। इसमें इजराइल को कुछ हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन इजराइल के काफी बड़ी तादाद में नुकसान भी हुई है। हिजबुल्लाह को लगातार रीएनफोर्समेंट भी आ रही है। अगर हम देखें अभी तक लेबनान में करीबन 3,600 सिविलियंस मारे गए हैं और हिजबुल्लाह के कितने लड़ाके मारे गए हैं, मुश्किल से 200 या 400। उभय पक्षी फिगर नहीं, हिजबुल्लाह भी फिगर नहीं दे रहा है, इजराइल दावा कर रहा है। तो इस जंग के शुरुआत में आकलन ये था कि हिजबुल्लाह के पास कम से कम 40,000 लड़ाके हैं। तो 40,000 में से अगर 400 लड़ाके भी मारे जाते हैं, उसका मतलब है कि अभी भी हिजबुल्लाह का जो कोर ग्रुप है जो कि लड़ रहा है, वो इंटैक्ट है, अभी भी लड़ाई लड़ने की ताकत उनमें बची है। तो हिजबुल्लाह अगर इसी तरह से लड़ता रहे तो अगले 1 महीना 2 महीना तक आराम से वो लड़ सकता है। इजराइल का आकलन यह है कि ज्यादा दबाव हिजबुल्लाह के ऊपर डालने के लिए इजरायली एयरफोर्स का इस्तेमाल करा जाए बेरूत पर, खासतौर से साउथ बेरूत पे, जहां पे कि हिजबुल्लाह का शिया पॉपुलेशन का ज्यादा सपोर्ट है। जी।